एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। माय नेम इज़ मीनाक्षी और आज की वीडियो में हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये हम 4th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट करना है जॉइंट स्टॉक कंपनी से। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम सिंपली बोले तो हम एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक ना बोलने की वजह हम एक नॉर्मल कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस के लिए बार बार हम जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बोलेंगे, जहाँ पे हम कंपनी बोलेंगे वहाँ पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग मिलके जो है एक कंपनी फॉर्म करते हैं। कंपनी फॉर्म तब होती है जब उसको लीगली स्टेटस मिलता है, लीगली उसको रजिस्टर्ड करवा के उसकी सारी जो भी टर्म्स और कंडीशंस होती है वो फुलफिल करवाई जाए और उसके बाद कोई कंपनी स्टार्ट हो सकती है। और जो कंपनी वो फॉर्म करते हैं वो उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं चलती, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसका अपना एक लीगल स्टेटस होता है और उसका जो स्टेटस होता है वो उसके मेंबर्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब मेंबर्स चाहे बैंकरप्ट हो जाए तो भी कंपनी जरूरी नहीं है कि हम उसको बैंकरप्ट घोषित कर दें, या फिर मगर मेंबर्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल लेवल पे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही हो। तो कंपनी को उसके मेंबर्स से अलग बॉडी माना जाता है। ठीक है, उसको ना कि उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी के हिसाब से कंपनी से काम करवाया जाता है। कोई भी कंपनी जो है वो द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है, मतलब इसके अंडर वो फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब कोई भी कंपनी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज कर पाएं। और जो कंपनी वो फॉर्म करते हैं उसका एक अलग लीगल स्टेटस होता है, मतलब उसके मेंबर्स के लीगल स्टेटस पे उसका स्टेटस डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। और जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो सबके सब उस कंपनी के ओनर होते हैं। जिन भी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, कैपिटल दिया है, इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, वो सब शेयर होल्डर्स कहलाते हैं और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। लेकिन क्या वो कंपनी के काम को मैनेज करते हैं, मतलब मैनेजमेंट में क्या वो लोग सारे कंट्रोल उनके हाथ में होता है? नहीं, सारा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। वो कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटीज तो जो होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती है उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे उनके हिसाब से। मतलब वो मैनेजिंग बॉडी होती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि सबसे टॉप लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से पूरी कंपनी को मैनेज किया जाता है, कंपनीज की एक्टिविटीज को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो फीचर्स देखते हैं कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को हम क्या करते हैं, एज अ आर्टिफिशियल पर्सन लेते हैं, मतलब उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी और उसकी आइडेंटिटी को अलग अलग रखा जाता है और उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है ना, वो लॉ के हिसाब से क्रिएट की जाती है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, ना कि अपने मेंबर्स पे डिपेंडेंट होती है। सो आर्टिफिशियल पर्सन से हम क्या रेफर करना चाहते हैं, बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बिहाफ पे किसी से पैसे जो है उधार ले सकता है, किसी को उधार दे सकता है, किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है या फिर कोई उस पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकता है। सेम जो है कंपनी के साथ भी होता है, मतलब कंपनी जो है अपने मेंबर्स से अलग मानी जाती है, सेपरेट एंटिटी मानी जाती है और एक इंसान की तरह ही कंपनी भी किसी से उधार ले सकती है, किसी को उधार दे सकती है या फिर किसी के अगेंस्ट केस कर सकती है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। जो काम एक इंसान कर सकता है वो काम कंपनी भी कर सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि जो कुछ रेगुलेशंस या फिर काइंड ऑफ मशीन के जैसे काम करता है। मतलब मशीन जैसे ब्रीथ नहीं कर सकती है, खा नहीं सकती है, फील नहीं कर सकती है, कंपनी भी ना ही कुछ खाती है ना ही पीती है। मतलब एक रियल इंसान नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंसान है जो कि फंक्शनिंग जो है एज अ पर्सन कर सकता है, लेकिन सारी चीजें एज अ पर्सन नहीं कर सकता। मतलब एक इंसान की तरह सारी चीजें तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक ऐसी फंक्शनिंग होती है जो कंपनी कर सकती है। ठीक है ना, तो ये लॉ के अंडर क्रिएट की जाती है, इंडिपेंडेंट होता है, उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी मेंबर्स की एग्जिस्टेंस दोनों अलग अलग मानी जाती है। ठीक है, ये किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, किसी से बोरो कर सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं, किसी को पैसे दे सकते हैं उधार पे, ठीक, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं कंपनी के नाम पे। तो ये सारे काम कर सकती है, लेकिन
किसी एक इंसान की तरह खा पी चलना उठना बैठना ये सब नहीं कर सकती, ठीक है। और इसी वजह से इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। मतलब कुछ फंक्शंस, कुछ फीचर्स जो होते हैं वो इंसानों की तरह होते हैं और कुछ फीचर्स जो हैं वो इंसानों की तरह नहीं होते। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। तो हमने बोल दिया कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो है कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में आती है। वहाँ पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है किसी भी कंपनी का। और कंपनी को फॉर्म करना बहुत आसान नहीं होता क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। इसमें स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। और ये कंपैरेटिवली मतलब सोल प्रोप्राइटर हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा है, इनके मुकाबले जो कंपनी फॉर्म करने का प्रोसेस होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है, उसके लिए पैसे भी ज़रूरी होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, मल्टीपल जगहों पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है, अपना लीगली सारा काम जो है आपको फॉलो करना पड़ता है और लीगल प्रोसेस से ही आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ सकती है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का लीगली। इलीगल तरीके से तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट लीगल तरीके से जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और इस एक्ट के हिसाब से ही सारे रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए हैं। किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस मानने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि कोई भी कंपनी जो है अपने मेंबर्स से अलग मानी जाती है, उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी से अलग होती है। मतलब अगर कोई आपके खिलाफ केस करेगा तो वो कंपनी के नाम पे केस करेगा, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पे। अगर किसी को कंपनी को उधार देना है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो कंपनी के नाम से बनाए जाएंगे, ना कि उसके मेंबर्स के नाम से, ठीक है ना। तो इस वजह से कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसकी जो असेट्स होती है, जो लाइबिलिटीज होती है, वो उसके ओनर की असेट्स लाइबिलिटीज नहीं मानी जाती, जब वो कंपनी की अपनी असेट्स और अपनी लाइबिलिटीज मानी जाती है, ठीक है। तो लॉ की नजरों में जो उसका ओनर है और जो कंपनी है वो दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बॉडीज हैं, बेसिकली सेम नहीं मान सकते उन्हें। ये क्लियर है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब जब भी कंपनी जो है लॉ के हिसाब से क्रिएट की जाती है तो वो लॉ के हिसाब से ही एंड होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका मन नहीं करा तो आपने कंपनी बंद कर दी। लीगली जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाने चाहिए वो सारे रूल्स और रेगुलेशन, मतलब वो सारा प्रोसेस, वो सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तभी आप जो है लीगली ये शो कर सकते हैं कि हमने हमारी कंपनी के ऑपरेशंस जो हैं वो बंद कर दिए, अब हमारी कंपनी नहीं फंक्शन करती है। अदरवाइज जब तक आप वो सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करोगे आपकी कंपनी को एग्जिस्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो फॉर्मेशन है और इसकी जो एंड है वो किसी भी मेंबर के एंट्री या फिर एग्जिट से कभी भी अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है ना। फॉर्म कब होएगी? जब आप जो है लीगल प्रोसेस फॉलो करोगे, और एंड भी तभी होगी जब आप वो सारा प्रोसीजर फॉलो करके वहां पे मेंशन करोगे कि हमने अपनी कंपनी का जो है फंक्शनिंग एंड कर दिया है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर उसका जो ओनर है वो नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ओनर के होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड है तब तक आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। जब तक आपने ये मेंशन नहीं किया है लीगली कि हमारी कंपनी बंद हो चुकी है तब तक आपकी कंपनी को एग्जिस्टेड माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से परपेचुअल सक्सेशन होता है इसका। मेंबर्स के आने या जाने से इसके एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल हम पहले ही बोल चुके हैं, जो मैनेजमेंट के हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जो हमारा, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं और वो ही मेन कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना मतलब कि जो एक्टिविटीज होती है या फिर जो डिसीजन होती है वो फाइनल डिसीजन उनके हाथ में होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो अकाउंटेबल होते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे कंपनी के बिहाफ पे, वो डिसीजन लेने के लिए और उन डिसीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है, ठीक है ना। जो अगर कंपनी के अगेंस्ट कुछ, तो अगर कंपनी जो है कुछ गलत एक्टिविटीज करती है तो हम बोल सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के थ्रू गलत एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स हमेशा अलग अलग होते हैं,
ठीक है, तो नाम कंपनी का आएगा, लेकिन आप बोलेंगे कि ये जो काम करवाया गया है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, डे टू डे की एक्टिविटीज होती है, डिसीजन होता है, वो सबका सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, और इसीलिए वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो अनलाइक हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप जहाँ पे जो ओनर होते थे वो ही कंट्रोल रखते थे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो वो डेली की जो एक्टिविटीज होती है उनको रेगुलेट कर सकते हैं या फिर उनके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, नहीं, वो सारा का सारा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं ये प्रॉफिट अर्निंग, डिविडेंड, शेयर वगैरह इन सब में उनका रोल होता है, लेकिन कंट्रोल करना मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को, डे टू डे की एक्टिविटीज को, डिसीजन लेना, ये सब का सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंट्रोल जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, ओनर के हाथ में नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो होती है वो मेंबर्स की लिमिटेड होती है, मतलब जितना जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया होगा, जितना जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा कंपनी में, उतना उनको रिस्क या फिर उतनी ही उनको लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी ने कंपनी को जो है लोन दिया है, मतलब क्रेडिट दे रखा है, और कंपनी लॉस में चल रही है, तो ऐसे में जो है कंपनी के एसेट्स को बेच के जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके क्लेम को क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है। मतलब उनको जितना भी अमाउंट देना है वो कंपनी के नाम पे, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है लेट्स से, तो उस प्रॉपर्टी को बेच के उस क्रेडिटर का जो है पैसा जो है वापस किया जाएगा, या फिर जो भी उसने अमाउंट दे रखा है उसको क्लियर किया जाएगा, उस चीज को सेटल किया जाएगा। तो कंपनी के एसेट्स को, उसके मेंबर को नहीं, कंपनी के मेंबर के एसेट्स को नहीं, कंपनी के एसेट्स को जो कंपनी के नाम पे खरीदे गए हैं उन एसेट्स को बेचकर भी क्या कर सकते हैं, उनके क्रेडिटर्स का जो भी अमाउंट है उसको सेटल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कॉमन सील। अब देखो कॉमन सील का मतलब, देखो कंपनी हमने बोला आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि वो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसकी कुछ फंक्शनिंग ऐसी होती है, जैसा एक इंसान फंक्शन करता है वैसे कंपनी भी फंक्शन करती है। वो फंक्शनिंग हमने पढ़ ली है कि उधार लेना, उधार देना, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, किसी के खिलाफ केस करना, कंपनी के नाम पे ये सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन एक इंसान की तरह, मतलब एक असली इंसान की तरह कंपनी खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, चल नहीं सकती और लिख भी नहीं सकती। तो लिख नहीं सकती है तो कंपनी अपने नाम से साइन कैसे करेगी, वो काम करता है हमारा कॉमन सील, ठीक है। मतलब अगर कंपनी को मान लो कहीं से कोई क्रेडिट लेना है तो उसको साइन करने पड़ेंगे ना कहीं पे कि हाँ मैं अपने नाम पे, मतलब कंपनी के नाम पे क्रेडिट लिया जा रहा है। ऐसे में कंपनी रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो साइन नहीं होंगे, साइन नहीं होगा तो उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कॉमन सील बनाई जाती है, जो कि ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाते हैं कंपनी के, ठीक है। तो अगर कंपनी के नाम से कुछ भी चीज हो रही है, मतलब कंपनी के नाम से अगर उधार दिया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है, किसी के अगेंस्ट केस किया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, मतलब ये जो सारी चीजें कंपनी के नाम पे होती हैं, उन सारी चीजों में इस कॉमन सील का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम स्टैंप भी बोल सकते हैं, तो कंपनी की एक कॉमन स्टैंप होती है, इसको चेंज नहीं किया जाता, और उस कंपनी के लिए इस कॉमन सील को ही हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब कंपनी के नाम पे कुछ भी चीज होगी तो इस कॉमन सील का होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो कंपनी के नाम पे कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गई कंपनी की स्टैंप जो कि जरूरी होती है, इसके बिना भी कंपनी जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अदरवाइज कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी, इंटरेक्शंस कैसे करेगी, ठीक। तो कॉमन सील वो काम करता है। और लास्ट है हमारा रिस्क बेयरिंग। अब जो रिस्क होता है वो तो ओनर को ही बेयर करना पड़ता है। ओनर कंपनी के कौन होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स, वो लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कंपनी में कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। ये जो रिस्क भी होता है, रिस्क मतलब कि जो लॉस होता है या फिर जो लॉस होने के चांसेस होते हैं, इन केस अगर लॉस हो जाए तो जो भी लॉस होगा वो सारा का सारा लॉस जो है शेयर होल्डर्स को आपस में ही बेयर करना पड़ेगा। मतलब जिस रेशो में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसी रेशो में उनको रिस्क भी बेयर करना पड़ता है। अगर उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो भी उनको ज्यादा हिस्सा मिलता, तो जब लॉस होगा तब भी उनको ज्यादा बेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिस्क बेयरिंग जो होती है वो शेयर होल्डर्स की होती है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे अच्छी चीज होती है कंपनी में कि इसके मेंबर्स जो होते हैं उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब लॉस हुआ तो सब में आपस में बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आपस में बढ़ जाती है, वर्किंग सब में आपस में स्प्रेड हो जाती है।
इसका मतलब ये है कि सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी का हमने सबसे अच्छा फायदा ये पड़ा है कि कभी भी अपने पर्सनल डेट्स को हमें दाव पे नहीं लगाना पड़ता। कंपनी के पर्सनल एसेट्स को, कंपनी के एसेट्स को हम लगा सकते हैं दाव पे अगर हमें क्रेडिटर्स की जो है डेट्स को सेटल करना है, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको ऐसी कोई बाउंडेशंस फॉलो नहीं करनी पड़ती है, उनको कोई अपने पर्सनल एसेट्स वहाँ पे नहीं लगाने पड़ते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ओनरशिप को ट्रांसफर करा जा सकता है। कैसे किया जाता है? देखो, ओनरशिप किस रूप में होती है? बेसिकली शेयर्स के रूप में होते हैं। शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर जो है होल्ड करते हैं कंपनी के, और जितने ज्यादा जो शेयर होल्ड कर सकता है उतनी ज्यादा हम बोलते हैं कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी में, या फिर उतने ही रेशियो में वो कंपनी के ओनर कहलाए जा सकते हैं। और इन शेयर्स को जो है मार्केट में सेल भी किया जाता है। तो अगर आज की डेट में मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी के लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 शेयर होल्ड किए हुए हैं, और अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं इस कंपनी के 1000 शेयर्स को बेच दूं और ओनरशिप किसी और को दे दूं। अभी तक मैं 1000 शेयर्स की ओनर हूँ, इसका मतलब मैं कंपनी के लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 पार्ट्स की ओनर हूँ। अब अगर मैं इन 1000 पार्ट्स को, जो कि मेरे पास शेयर्स के रूप में, अगर इनको बेच दूं तो मेरे अलावा जो खरीदेगा वो ओनर हो जाएगा उतने पार्ट्स का। तो ओनरशिप को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है शेयर्स के रूप में। शेयर्स को क्योंकि पब्लिकली ओपन किया जाता है, जो चाहे वो खरीद सकता है और जो चाहे वो बेच सकता है। तो ओपनली क्या करा जा सकता है? अपने शेयर को, मतलब अपनी ओनरशिप को जो है सेल किया जा सकता है, और उससे मिलने वाला जो भी कैश होगा वो भी आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाउंडेड नहीं होते हो। आप बाउंडेड नहीं होते हो कि अगर आप ओनर हो तो नहीं आपको ही वो सारे जो शेयर्स है वो होल्ड करने पड़ेंगे। नहीं, जिसके पास भी कैपेबिलिटी है होल्ड करने की वो होल्ड कर सकते हो, और इससे आपका पैसा भी नहीं फंसता। जब आपको जरूरत होती है आप वहां से अपना पैसा निकाल लेते हो अपने शेयर्स बेच के, और जब आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचा है तो आप इन्वेस्ट कर देते हो, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो उसमें से कुछ पार्ट आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उतना पैसा तो आप वापस ले ही सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मेरिट होता है कि ओनरशिप को जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो जो तो इसलिए कंपनी जो है, कंपनी की कभी डेथ नहीं हो सकती है, कंपनी कभी मेंटल इलनेस की इश्यूज को कभी फेस नहीं करती है। ठीक है ना, उसको कभी भी किसी के साथ अफेक्शन नहीं हो सकता है, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती है, या फिर कंपनी जो है रिजाइन नहीं कर सकती है, कुछ रिटायरमेंट नहीं होती है कंपनी की। और ये जो सारी चीजें होती है वो एक पर्सन तो फेस कर सकता है, एक पर्सन तो फील कर सकता है ये सारी चीजें, लेकिन कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि वो परपेचुअली एग्जिस्ट करती है, इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके कुछ फंक्शनिंग की वजह से हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, अदरवाइज वो इन रियलिटी एज अ बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। और परपेचुअल एग्जिस्टेंस होने की वजह से उसके एग्जिस्टेंस पे उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सारे मेंबर भी खत्म हो जाए, अगर सारे मेंबर भी निकल जाए कंपनी से, तब भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। कब तक एग्जिस्ट करेगी? जब तक उसको लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसकी जो फंक्शनिंग है उसको लीगली बंद ना करवाया जाए, तब तक हमारी कंपनी जो है एग्जिस्टेड मानी जाएगी। ठीक है, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अब क्योंकि किसी भी कंपनी में एग्जिस्ट करने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कंपनी के पास कंपैरेटिवली ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसोर्सेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि जितना पर्टिकुलर ओनर के पास जितना रिसोर्स होता है बस वो उतने ही रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, लेकिन कंपनी में तो कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, और बदले में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से जो कंपनी का एक्सपेंशन का स्कोप होता है ना वो ज्यादा होता है, मतलब उसके ग्रोथ का स्कोप, उसके सर्वाइवल का स्कोप जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, ज्यादा कैपिटल होता है, ज्यादा उनके पास डेट्स के ऑप्शंस होते हैं, ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है उनको, ज्यादा लोन वो ले सकते हैं। इस वजह से उनका जो एक्सपेंशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोगों को पता है कि उनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, ट्रांसफर वो अपनी ओनरशिप को जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सडनली कंपनी जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए लोग यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचाते नहीं है। और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग तो कंपनी के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं,
रिसोर्सेज ज्यादा होता है तो उनके यूज से एक्सपेंशन जो है वो उनके लिए इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्कोप ऑफ एक्सपेंशन जो है वो किसी भी कंपनी के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब कि प्रोफेशनल लोग जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, जिनके पास डिग्रीज होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ा था कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि किसी प्रोफेशनल बंदे को हायर करें और उनसे मैनेजमेंट का काम करवाएं, लेकिन कंपनी के पास हमने पढ़ा कि क्या है, रिसोर्सेज कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। इस वजह से वो क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पेमेंट करते हैं, मतलब उनकी सैलरी, हाई पेड सैलरी जो होती है वो ऑफर करते हैं उनको, और उसके बदले में वो उनकी सर्विसेज लेते हैं, मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज लेते हैं। ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कंपनी को मैनेज करने की, ठीक है। सो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से जो भी मार्केटिंग के लिए अच्छा होता है उसको मार्केटिंग का हेड बनाया जाता है, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बेटर होता है उसको सेल्स में रखा जाता है, और जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज में अच्छा होता है उनको मैनेजमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। इन सबको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है, और उसके बदले में उनकी सर्विसेज रेंडर की जाती है। अब क्योंकि कोई प्रोफेशनल बंदा काम करेगा तो सबसे बेस्ट बात ये है कि जो एफिशिएंसी है वो काफी बढ़ जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बेटर होती है, क्योंकि जिस बंदे को एक्सपीरियंस है वो डिसीजंस भी बेटर लेता है। डिसीजंस बेटर लेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं अच्छे डिसीजंस के वजह से। इस वजह से क्या हो जाती है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब वो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं अपनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज की वजह से। तो इसीलिए ये भी एक अच्छी बात है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो प्रोफेशनल को हायर कर सके और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो ये भी एक मेरिट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। लेकिन सिर्फ मेरिट्स नहीं होते, मेरिट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस भी फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले लिमिटेशन यहाँ पे है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, मतलब क्योंकि हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत लेंथी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम टेकिंग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लीगल बॉडीज के पास जाके उनसे मंजूरी लेना कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत जल्दी से बहुत इजीली जो है कंपनी को फॉर्म नहीं किया जा सकता, और सेम चीज उसको एंड करने के लिए भी होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कि जहाँ पे मेंबर्स ज्यादा होते हैं वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों के साथ डिस्कशन होगा, ठीक है, क्योंकि सबको ये राइट होता है कि जो भी कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो उनको मिले। तो इस वजह से सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और एक दूसरा भी रीजन है सीक्रेसी मेंटेन ना कर पाने का, वो है रजिस्टर्ड फर्म होने का। मतलब जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपके पास जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि आपको अपनी जो अकाउंट्स हैं, मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन भी लीगली आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ सकती है जब भी वो मांगेंगे, ठीक है ना। टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी और कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। इस वजह से अगर आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए बाउंडेड होते हो तो आपको जो है सीक्रेसी मेंटेन करने में दिक्कत होती है। उसके अलावा आप ये भी चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कंपनी के शेयर खरीदें। शेयर खरीदेंगे इस वजह से खरीदेंगे कि कंपनी की कुछ उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसको यूज करके वो ये कह सके कि हाँ इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है कंपनी को। गवर्नमेंट जब चाहे तब उनको कंपनी की जो है इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है। लीगली अगर जरूरी है प्रोवाइड करवाना वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो करवानी पड़ सकती है। और इसके अलावा जब बहुत ज्यादा लोग हैं कंपनी के मेंबर्स तो आपस में भी सीक्रेसी जो है वो लीक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। किसी भी बड़ी कंपनीज में क्योंकि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करता है, तो जो पर्सनल कांटेक्ट होता है एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर के साथ वो जो है बहुत कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल प्रोप्राइटर्स में तो एक अकेला होता है तो उसका तो किसी के साथ हो नहीं सकता, लेकिन पार्टनरशिप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में
इन सब में ये ऑप्शन होता है कि आप पर्सनली, क्योंकि आप अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ या फिर अपने नोन लोगों के साथ जो है पार्टनरशिप में एंटर करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो पर्सनल टच काफी ज्यादा होता है, एफर्ट्स भी इसलिए ज्यादा होते हैं। ठीक है, पर्सनल लेवल पे आप ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लेवल पे काम किया जाता है, तो ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, इन सबको अलग अलग काम करना होता है। तो पर्सनली एक दूसरे को जानना या फिर पर्सनली एक दूसरे के एफर्ट्स को देख पाना मुश्किल होता है, इसलिए इनपर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे पर्सनल एफर्ट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल टच बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूमरस रेगुलेशंस। इतनी सारी रेगुलेशंस होती हैं किसी भी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से लॉज के हिसाब से उनको काम करना होता है, लीगल जो है उनको सारे काम करने होते हैं। तो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब अपने ऑडिट से लेके अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, ओनर्स की इंफॉर्मेशन, कंपनी के जो एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे कंपनी जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ से कंपनी क्रेडिट ले रही है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है सबकी सब लीगली आपको हर जगह जो है इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिखानी पड़े, तो वहां पे आपको चाहे कितनी भी पुरानी इंफॉर्मेशन हो वो होनी चाहिए आपके पास, और वो आपको दिखानी पड़ती ही है। ठीक है, तो इससे जो है वर्कलोड बढ़ जाता है, इतनी सारी रेगुलेशंस को जो है फॉलो करते करते जो फ्रीडम होती है वो खत्म ही हो जाती है बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग में जो है डिले होता है, क्यों? कोई भी कंपनी है, जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखा था कि अपने सारे मेंबर्स के ओपिनियंस को, उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है, उनके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑल्दो सारी जो फाइनल डिसीजन होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होते हैं, बट स्टिल सबके ओपिनियन को सुनना जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम जो है कंपनी भी होती है, कंपनी को भी डेमोक्रेटिकली काम करना होता है, अपने मेंबर्स को खुश रखना होता है। ऑब्वियसली कि मेंबर्स नहीं होंगे तो कंपनी का जो है एग्जिस्टेंस का फायदा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, रिसोर्सेज कम होंगी। इस वजह से यहाँ पे भी डेमोक्रेटिकली काम होता है, यहाँ पे भी सबको वोटिंग राइट्स होते हैं, सबके साथ डिस्कशन करके मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑल्दो अगेन जो फाइनल डिसीजन होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स से कंसल्ट ना किया जाए, ओनर्स से कंसल्ट ना किया जाए, उनकी ना सुनी जाए। सबके मेंबर्स के ओपिनियंस को सुनना और उनके हिसाब से जितना हो पाए उतना उनके फेवर में फैसले लेना, ये जो है वो जरूरी होता है। इसीलिए जो है यहाँ पे डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अलग अलग मीटिंग्स रखनी पड़ती हैं, सबके साथ डिस्कशन करना पड़ता है। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो इमीडिएट नहीं होती। सोल प्रोप्राइटर का क्या था, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा था, उसको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं थी, इस वजह से उसकी जो है क्विक डिसीजन मेकिंग थी। लेकिन यहाँ पे डिले है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, मेंबर्स ज्यादा हैं, लोगों के सबके पास राइट है डिसीजन में इन्वॉल्व होने का। इस वजह से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। तो अगर कोई ऐसी सडन अपॉर्चुनिटी आती है, वो एकदम से कंपनी जो है ग्रैब नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट। सो ओलिगार्किक मैनेजमेंट में देखो क्या है, बेसिकली हमें पता है कि कंपनी के जो हमने जैसे अभी अभी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, कि जो मेंबर्स होते हैं उन सब की, मतलब जो ओनर्स होते हैं उन सबको राइट होता है कि कंपनी की जो भी फाइनल डिसीजन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व हो सके। लेकिन इन रियलिटी क्या ऐसा हो पाता है? मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे टाटा है और रिलायंस जियो है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो ओनर्स हैं वो पूरी कंट्री में फैले होते हैं, वो एक जगह पे नहीं होते, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अलग अलग लोकेशंस में होते हैं। कोई भी शेयर होल्ड कर सकता है अगर वो चाहे, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो वो शेयर होल्ड कर सकता है, और अगर किसी ने शेयर होल्ड किया है तो वो ओनर की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या हर कोई जो है ओनर की कैटेगरी में आने वाला इंसान डिसीजन मेकिंग की पावर रखता है? नहीं। इन रियलिटी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लेवल पे जो है शेयर होल्डर्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं,
वहां पे जो असली डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही हाथ में होती है। वो एक तरीके से ना डिसीजन मेकिंग का जो मेरिट होता है या फिर डिसीजन मेकिंग का जो एडवांटेज होता है वो एंजॉय करते हैं। उनके पास फ्रीडम होती है डिसीजंस लेने की। क्यों? क्योंकि वो हर एक अलग अलग लोकेशंस में जाके हर एक शेयर होल्डर से तो कंसल्ट नहीं कर सकते। ऐसे में जो शेयर होल्डर है जिसको हम ओनर बोलते हैं उसके पास कोई और सिचुएशन, उसके पास कोई और जो है ऑप्शन नहीं बचता। अगर उसको नहीं पसंद आ रही कोई डिसीजन मेकिंग तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा, अगर या फिर उसे चुप रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसे पसंद आ रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पसंद आएगा उसको कोई भी डिसीजन जो है तो वो उसके अगेंस्ट कुछ सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन तो ले सकते हैं बट कुछ ऐसा रिजल्ट उसमें नहीं आता है, क्योंकि वो जो है कंपनी के हिसाब से बहुत ही एक छोटी जगह, एक छोटी ओनरशिप होल्ड करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए देखा जाए तो इसमें जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही मनमानी चलती है, चाहे वो अच्छे से काम करे चाहे वो बुरे से काम करे, बट उनके ही डिसीजन मेकिंग पे डिपेंडेंट होता है कंपनी की फंक्शनिंग का। और इसी को बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। और लास्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट्स। मतलब जो भी लोग कंपनी से, किसी भी कंपनी से जुड़े होते हैं उनके अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं और सभी के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। जैसे एम्प्लॉयज अगर वो भी कंपनी का पार्ट है तो अगर एम्प्लॉयज अपनी एंड से क्या चाहते हैं कि उनकी जो है सैलरीज बढ़े या फिर उनको पर्क्स ज्यादा मिले, उनको इंसेंटिव ज्यादा मिले, उनको बोनस ज्यादा मिले। वही दूसरी ओर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जो है इंटरेस्ट वो अलग होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिले, जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो दोनों के क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट हैं और दोनों ही जरूरी हैं किसी कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए। अगर एम्प्लॉय नहीं होंगे तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन करेगा या फिर डे टू डे की एक्टिविटीज कौन करेगा, और अगर शेयर होल्डर्स नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। ठीक है, रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करवाता है, वो इन्वेस्टमेंट का जो उनके पास अमाउंट होता है उसकी हेल्प से वो रिसोर्सेज खरीद सकते हैं या फिर रिसोर्सेज, ठीक है, या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ही कॉमन लिमिटेशन होती है किसी भी कंपनी में, जहां पे जो कंपनी से इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और इस वजह से मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा रिजिड हो जाए कि नहीं हमें इसी तरीके से अपने ही फेवर में चाहिए सारी चीजें, तो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट और इन इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, लिमिटेशन होता है कंपनीज के लिए। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स है लिमिटेशंस के जो कि किसी भी कंपनी को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरिट्स को और लिमिटेशंस को कंपेयर करके ही, उनके सारे प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करके ही, जज करके ही क्या करा जाता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। ठीक है, अब जैसे पार्टनरशिप के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे ही हमारी कंपनीज के भी 2 टाइप होते हैं, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनी। इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में और डिटेल में। अभी हम मेन प्राइवेट का पढ़ने वाले हैं, पब्लिक के कंपनीज के बारे में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारा मेजर जो फोकस रहेगा वो प्राइवेट कंपनीज के लिए रहेगा। क्यों मेजर फोकस प्राइवेट कंपनी में रहेगा? क्योंकि अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है ना, चाहे वो हमारा सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे हमारी पार्टनरशिप फर्म्स हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है, वो भी, और एक जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज है उसके भी काफी हद तक पार्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। इस वजह से हम इस टाइम जो है प्राइवेट कंपनीज के पर्सपेक्टिव से पब्लिक कंपनीज को भी समझने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे बेसिकली दोनों को, और नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो डिटेल में पब्लिक कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइवेट कंपनी। A private company means a company which restricts right of member to transfer its shares। मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने जो ओनरशिप होती है, मतलब जो शेयर उनके पास खरीदे हुए हैं उन्होंने, वो नहीं बेच सकते, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होती है उस पे। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है रिस्ट्रिक्शन रखती है राइट ऑफ मेंबर्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है ना, ओनरशिप आप इजीली किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, सेकेंडली ऐसी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज कहलाती हैं जहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स हो और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो। ठीक है ना, ठीक है, तो मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स से ही प्राइवेट कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है। एंड लास्टली डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये जनरल पब्लिक को, सबको ये राइट नहीं देती कि आप हमारे शेयर्स खरीद लो। कुछ
कुछ पर्टिकुलर जो उनके मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास शेयर खरीदने का राइट होता है, और शेयर खरीदने के बाद उनके पास ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी जाती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये 3 फीचर्स हैं, ये 3 फीचर्स जो भी कंपनी फॉलो करेगी वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। पहला फीचर है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ओनरशिप को, दूसरा फीचर है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, और थर्ड फीचर है कि पब्लिक को जो है वहां उसकी शेयर्स को और सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए इनवाइट नहीं किया जाता। ठीक है। तो पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं, इसके भी 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला है कि मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी तो 2 मेंबर्स में भी चल सकती है, लेकिन इसके लिए मिनिमम 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ सकता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का। तो पब्लिक में क्या होता है, मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट होती है। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। सेकेंडली, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज। ये भी इनकी जो है कंपैरिजन में हम लिख सकते हैं कि वहां पे अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता। मतलब आपकी ओनरशिप, आपने जो शेयर खरीदे हुए हैं वो आप जब चाहे तब बेच नहीं सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, आप अपनी ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। मतलब जनरल पब्लिक को भी यहाँ की सिक्योरिटीज, यहाँ के शेयर्स को खरीदने का राइट होता है। आप अगर पब्लिक कंपनी है तो आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आपकी सिक्योरिटीज खरीदें। ओके। तो ये रहा उन दोनों के बीच का डिफरेंस। पहला क्या है, मेंबर्स के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इसमें मिनिमम 7 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, पब्लिक कंपनी को 3 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम 3 लोग चाहिए। प्राइवेट में 2 लोगों से भी काम चल जाता है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स जो है, मतलब कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है मेंबर्स वगैरह के लिए, वो प्रोवाइड करवाना कंपलसरी होता है पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक कंपनीज में जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो जब चाहे तब ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है। और जनरल पब्लिक को जो है शेयर्स को खरीदने के लिए पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये इनके डिफरेंस है, ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों पढ़ लिए, और मेजरली इन दोनों की डिफरेंस आता है, जो कि ये वाला चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट था, जो कि अब यहाँ पे खत्म होता है।